पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन उस दोपहर जब डाकिया मेरे हाथ में एक पुलिस चालान थमा गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें साफ साफ लिखा था, वाहन मालिक श्री आलोकनाथ मिश्रा, अपराध कल शाम 4 बजे, लाल बत्ती तोड़ना। मैं अपनी बूढ़ी आंखों को मल मल कर बार बार उस तारीख को देख रही थी। 14 अक्टूबर 2025, यानी कल। मेरे पति आलोक जी का देहांत तो 2020 में कोरोना काल में ही हो गया था। उनकी अस्थियां तक मैंने खुद गंगा में प्रवाहित की थी। तो फिर 5 साल बाद वो शहर की सड़कों पर गाड़ी कैसे चला सकते हैं? मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना आ गया था। तभी मेरी बहू शिखा रसोई से बाहर आई। उसकी नज़र मेरे हाथ में कपकपाते उस कागज पर पड़ी। उसका चेहरा, जो हमेशा एक झूठी मुस्कान से खिला रहता था, अचानक पीला पड़ गया। उसने आव देखा न ताव झपट्टा मारकर मेरे हाथ से वो चालान छीन लिया। अरे माँ जी, ये तो शायद पुराने किराएदार का खत है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ डर था, एक ऐसा डर जो किसी गहरे राज के खुलने का होता है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक चालान नहीं, बल्कि मेरे ही घर में चल रही एक घिनौनी साजिश का पहला सबूत है। मेरा नाम सुमित्रा देवी है, उम्र 62 साल। मैं इंदौर के सुदामा नगर में अपने पुश्तैनी मकान में रहती हूँ। आलोक जी की एक बैंक मैनेजर थे। वो अपने पीछे मेरे लिए यह घर और अपनी इज्जत छोड़ गए थे। मेरा बेटा रोहित और मेरी बहू शिखा मेरे साथ ही रहते हैं। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर है और शिखा घर संभालती है, या यूँ कहूँ अब वो पूरे घर पर राज करती है। आलोक जी के जाने के बाद मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लाकर लॉकर की चाबियाँ, यहाँ तक कि पासबुक भी रोहित को सौंप दी थी। मुझे लगा था कि बुढ़ापे में बेटा बहू ही तो सहारा बनेंगे, कागजों का मैं क्या करूँगी। लेकिन आज उस चालान ने मेरे मन में शक का एक बीज बो दिया था। शाम को जब रोहित ऑफिस से आया तो घर का माहौल बहुत भारी था। शिखा बार बार उसे इशारे कर रही थी। हम खाने की मेज पर बैठे थे। रोहित ने निवाला तोड़ा ही था कि मैंने पूछ लिया, रोहित, क्या हमने अपनी पुरानी वैगन आर कार बेच दी थी? रोहित का हाथ हवा में रुक गया। उसने शिखा की तरफ देखा, फिर संभलते हुए बोला, हाँ माँ, वो तो पापा के जाने के 6 महीने बाद ही कबाड़ी को दे दी थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तो फिर आज तुम्हारे पापा के नाम पर उसी गाड़ी का चालान घर कैसे आया, और वो भी कल की तारीख का? कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रोहित ने पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया। माँ, वो सिस्टम की गलती होगी। आरटीओ वाले कभी कभी पुराना डेटा अपडेट नहीं करते। आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। शिखा ने भी तुरंत बात बदली। हाँ माँ जी, आप तो जानती हैं सरकारी काम कैसे होते हैं। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने बात तो टाल दी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। एक पत्नी अपने पति की मौत भूल सकती है, लेकिन यह नहीं भूल सकती कि उसके पति कभी कोई नियम नहीं तोड़ते थे, और मरने के बाद नियम तोड़ना, यह तो नामुमकिन था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं उठकर आलोक जी की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। आलोक जी, मुझे लग रहा है घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे रास्ता दिखाइए। और तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने बक्से पर पड़ी। रोहित अक्सर उसे ऑफिस के जरूरी पेपर्स बताकर लॉक रखता था, लेकिन आज शायद हड़बड़ाहट में वो उसे लॉक करना भूल गया था। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपके होश उड़ा देगी। मैंने कांपते हाथों से वो बक्सा उतारा। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे होश उड़ गए। सबसे ऊपर एक नई चेकबुक रखी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा की, और उस पर नाम लिखा था, आलोकनाथ मिश्रा। मेरे मरे हुए पति के नाम पर एक नई चेकबुक, वो भी 2025 में जारी की हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने और कागज पलटे। नीचे एक क्रेडिट कार्ड का बिल था। उसमें पिछले महीने 80,000 रुपए की शॉपिंग की गई थी। कार्ड होल्डर का नाम आलोकनाथ मिश्रा। और सबसे नीचे जो कागज़ था, उसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक कार लोन के कागजात थे। 15 लाख की एक नई एसयूवी गाड़ी खरीदी गई थी, और खरीदने वाला और कोई नहीं, मेरे पति आलोकनाथ मिश्रा थे। कागजों में उनकी एक फ़ोटो लगी थी जो बहुत पुरानी थी, लेकिन सिग्नेचर सिग्नेचर बिल्कुल ताज़ा थे। जाली दस्तखत। मेरे ही बेटे और बहू ने मेरे मरे हुए पति को कागजों में जिंदा रखा हुआ था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उनके अच्छे सिविल स्कोर का फ़ायदा उठा सके और लोन ले सके। मुझे याद आया, रोहित का सिविल स्कोर खराब था, उसे लोन नहीं मिल रहा था। तो क्या उसने अपने मरे हुए बाप का इस्तेमाल किया? मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह एक अपराध था, और सबसे बड़ा पाप था। अगले 2 दिन मैंने जासूसी की। मुझे पता करना था कि यह
गाड़ी है कहाँ और यह सब कब से चल रहा है। मुझे याद आया शिखा अक्सर दोपहर में अपनी सहेलियों से मिलने जाती थी और कहती थी कि कैब से जा रही हूँ। अगले दिन जब शिखा तैयार होकर निकली तो मैंने चुपके से उसका पीछा किया। मैंने एक ऑटो लिया और उसे फॉलो करने लगी। वो घर से 2 गली छोड़कर एक पार्किंग लॉट में गई। वहाँ एक चमचमाती हुई नई एसयूवी खड़ी थी। उसने पर्स से चाबी निकाली, गाड़ी खोली और बड़े शान से निकल गई। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। यह वही नंबर था जिसका चालान घर पर आया था। मेरा शक यकीन में बदल चुका था, लेकिन अभी पिक्चर बाकी थी। मुझे यह जानना था कि उन्होंने यह सब किया कैसे, बिना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक के यह कैसे मुमकिन हुआ। मैंने अपने भाई जो एक वकील हैं उनसे सलाह ली। उन्होंने मुझे बताया कि आजकल आधार कार्ड में एड्रेस बदलना या पुरानी फ़ोटो बदलना आसान है, अगर कोई एजेंट मिला हुआ हो। उस शाम मैंने घर का एक छोटा सा नाटक रचा। मैंने रोहित और शिखा को हॉल में बुलाया। मेरे हाथ में वो बक्सा था। जैसे ही उन्होंने बक्सा मेरे हाथ में देखा, दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। माँ, ये आपने ये क्यों खोला? रोहित चिल्लाया। मैंने शांति से पूछा, रोहित तुम्हारे पापा कब मरे थे? रोहित हकलाने लगा। क्या मतलब? 5 साल हो गए। मैंने वो नई चेकबुक और कार की कागज टेबल पर पटक दिए। तो फिर ये क्या है? 5 साल पहले मरा हुआ इंसान पिछले महीने 15 लाख की गाड़ी कैसे खरीद सकता है? मरा हुआ इंसान 80,000 की शॉपिंग कैसे कर सकता है? जवाब दो मुझे। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। शिखा ने रोने का नाटक किया शुरू कर दिया। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। वो दरअसल हमें बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत थी और रोहित का लोन पास नहीं हो रहा था। एजेंट ने कहा कि पापा जी का प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। हमने सोचा घर की बात है, घर में रह जाएगी। घर की बात? मैं चीखी। तुमने मेरे पति की आत्मा का मजाक बना दिया। तुमने एक मरे हुए इंसान के नाम पर फ्रॉड किया। इसे फ्रॉड कहते हैं शिखा, जालसाजी। अगर कल बैंक वाले इंक्वायरी के लिए आ गए तो कौन जेल जाएगा? तुम्हारे पापा? वो तो जा चुके हैं। मैं जाऊंगी जेल या तुम दोनों? रोहित मेरे पैरों में गिर गया। माँ, गलती हो गई। मैं कर्ज में डूबा हुआ था, सट्टे में बहुत पैसा हार गया था। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। प्लीज माँ, किसी को मत बताना। हम धीरे धीरे लोन चुका देंगे। मेरा दिल पसीजने लगा। आखिर वो मेरा बेटा था। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर ममता जागने लगी। क्या मुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए? क्या एक माँ को चुप रहना चाहिए? लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। यह मेरे भाई का मैसेज था, जिन्होंने बैंक में कुछ जांच पड़ताल करवाई थी। मैसेज पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। उसमें लिखा था, सुमित्रा, संभल कर रहना। सिर्फ कार लोन नहीं है, उन्होंने तुम्हारे घर को भी गिरवी रखकर 50 लाख का होम लोन ले रखा है और वो लोन डिफॉल्ट हो रहा है। बैंक कभी भी घर सील करने आ सकता है। यह सुनते ही मेरी ममता गुस्से की आग में बदल गई। उन्होंने सिर्फ गाड़ी नहीं ली थी, उन्होंने मेरी छत, मेरे पति की निशानी, इस घर को भी दांव पर लगा दिया था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे लालची बेटे और बहू को माफ़ करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अब जो मैंने किया वो हर बुजुर्ग को सीखना चाहिए। मैंने रोहित को अपने पैरों से दूर धकेला। बस, बहुत हो गया ड्रामा रोहित। मुझे लगा था तू सिर्फ मजबूर है, लेकिन तू तो गद्दार निकला। तूने इस घर को गिरवी रख दिया, वो भी अपने मरे हुए बाप के फर्जी दस्तखत करके। रोहित और शिखा सन्न रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुझे घर के लोन के बारे में पता चल जाएगा। माँ, हम सब ठीक कर देंगे। रोहित गिड़गिड़ाया। अब तुम कुछ ठीक नहीं करोगे, मैंने कठोर आवाज में कहा। अब मैं ठीक करूंगी। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अभी और इसी वक्त तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। शिखा का रोना बंद हो गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। आप हमें नहीं निकाल सकती। यह घर हमारे ससुर जी का है, इस पर हमारा भी हक है। मैंने अपनी अलमारी से एक फाइल निकाली। यह वो वसीयत थी जो आलोक जी मरने से पहले बना गए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं दिखाई थी। यह पढ़ो, मैंने कहा। तुम्हारे ससुर जी जानते थे कि तुम दोनों खर्चीले हो, इसलिए वो वसीयत में लिख गए थे कि मेरे जीते जी इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी, तुम्हारे नाम कुछ नहीं है। और रही बात फ्रॉड की, मैंने अपना फ़ोन उठाया। मेरे भाई साहब बाहर पुलिस के साथ खड़े थे। अगर तुम दोनों अगले 10 मिनट में अपना सामान लेकर यहाँ से नहीं निकले तो मैं पुलिस को वो सारे सबूत सौंप दूंगी जो मैंने इकट्ठे किए हैं। फर्जी चेकबुक, जाली दस्तखत और वो कार। 420 धोखाधड़ी के केस में तुम दोनों को कम से कम 7 साल के लिए जेल जाओगे। पुलिस का नाम सुनते ही शिखा की हेकड़ी निकल गई। रोहित समझ गया कि अब माँ पिघलने वाली नहीं है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में उन्होंने अपने कपड़े बांधे। वो एसयूवी की चाबी मैंने उनसे छीन ली। जब वो घर से निकल रहे थे, रोहित ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, हम कहाँ जाएंगे? मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। जहां मर्जी जाओ, कमाओ और अपनी हैसियत से जीना सीखो। मरे हुए बाप के कंधों पर चढ़कर कब तक चलोगे? दरवाजा बंद करके मैं बहुत रोई। एक माँ के लिए अपने बच्चे को घर से निकालना आसान नहीं होता, लेकिन एक औरत के लिए अपने पति के सम्मान की रक्षा करना उससे ज़्यादा जरूरी था। अगर मैं आज कठोर नहीं बनती तो कल वो मुझे सड़क पर ले आते। अगले दिन बैंक मैनेजर भाई साहब की मदद से सारी सच्चाई बताई।
जो कि लोन फ्रॉड करके लिया गया था। बैंक ने उस लोन को नल एंड वॉइड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की और गाड़ी को जब्त कर लिया। मुझे घर बचाने के लिए अपनी एफडी तोड़कर कुछ जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन मैंने अपने पति की निशानी बचा ली। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि ममता में अंधे मत बनो। पहला, दस्तावेज सुरक्षित रखें। अपने और अपने गुजरे हुए परिजनों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेकबुक को हमेशा लॉक में रखें। दूसरा, सतर्क रहें। अपने घर में बेहिसाब पैसा या महंगी चीजें आ रही हैं तो सवाल पूछें। तीसरा, कानूनी हक। बुढ़ापे में अपनी संपत्ति अपने नाम रखें। बच्चों के नाम वसीयत तभी करें जब आप न रहें। आज मैं अकेली हूँ लेकिन सुकून में हूँ। मैंने सीखा है कि स्वाभिमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर आपको मेरी हिम्मत पसंद आई तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप में शेयर करें ताकि कोई और आलोक जी की तरह मरने के बाद ठगा ना जाए। जय हिंद, जय भारत।